हेलो एवरीवन। टाइप डी यानी कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड बहुत ही बड़ा टॉपिक हमने डील किया अब तक, जिसमें बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट्स, अलग अलग फॉर्मूले पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं। अब टाइप ई चैप्टर के लास्ट पार्ट में टाइप ई को लेकर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ के कंसेप्ट्स क्या है। ये है वो टाइप। इंटीग्रल देखने में ऐसे दिखेंगे, ये दो अलग अलग टाइप है। मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स आर द सेम। एक में बी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दूसरे में पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर फ्री एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है लेकिन वो स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखना है कि ऐसे देखने वाले टर्म्स एक्चुअली प्रॉब्लम देखेंगे कैसे। पहले मैं वो प्रॉब्लम का स्वरूप दिखाता हूँ। ये बहुत लोगों को इस फॉर्म में नहीं समझता है कि ये क्या है, पी एक्स प्लस क्यू क्या है। वो मैं लिख के बताता हूँ। यहाँ पर एक लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा जैसे 2x प्लस 3, और ये जो है इस पोजीशन में रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ऐसे देखने वाले प्रॉब्लम्स इस टाइप में आते हैं। अब उस टाइप के लिए सिमिलर यहाँ पर आप समझ लीजिए 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx। तो ये टाइप के प्रॉब्लम ऐसे दिखेंगे। ये दोनों टाइप के प्रॉब्लम को डील करने का एक फिक्स्ड मेथड है। वो क्या है वो आगे यहाँ देखिए। न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना होता है। फिर से एक बार देख लीजिए। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर को कैपिटल ए यानी एक कांस्टेंट है इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये जो डिनोमिनेटर में जो भी पॉलिनोमियल है वो यहाँ लिखना है प्लस बी, अननोन फॉर्म में ए और बी ऐसे एक्सप्रेस करके शुरू करना। मतलब यहाँ आप न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ एक कोई अननोन ए लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ ये जो पॉलिनोमियल है इसमें से कोई भी एक लिखेंगे, उस प्रॉब्लम के लिए जो भी है प्लस बी लिखेंगे। आगे इसको सॉल्व करके आपको सिर्फ अननोन कांस्टेंट ए और बी निकालना होता है। वो कैसे और कंपेयर वगैरह क्या करना, किस तरीके से करना, वो सब प्रॉब्लम में एक्चुअली देखेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना ही याद रखिए कि ऐसे दिखने वाले प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम न्यूमरेटर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस करके अननोन ए और बी को फाइंड करते हैं। इतना ही याद रखा तो भी सफिशिएंट है। ये टाइप ई देखकर आपको ये मेथड याद आना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप चलिए एक्चुअल प्रॉब्लम देखना शुरू करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड, जिसमें आप देख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। उसमें आपको करना कैसे है कि मेथड याद करना है। वी हैव टू एक्सप्रेस द न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस b। इस तरीके से आपको एक्सप्रेस करना है। ऐसे एक्सप्रेस करने के बाद ये जो अननोन्स हैं a और b, ये फाइंड करने के लिए ये डी डी एक्स सॉल्व करना है। दोनों साइड को एक जैसे आपको लिखना है एंड देन वी हैव टू कंपेयर द कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके आप आसानी से a और b फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से प्रोसेस में हमने ये डेरिवेटिव निकाल लिया 4x प्लस 3, ये कांस्टेंट एज इट इज़। ये सेकेंड लाइन को हमेशा नंबरिंग करना है क्योंकि बाद में हमें इसका काम पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में x के टर्म्स को मैंने अलग किया है और 3 इंटू ए 3a प्लस बी, ये दो टर्म जिसमें x वेरिएबल नहीं है उनको मैंने अलग रखा। ऐसा इसीलिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अरेंजमेंट भी वैसा ही है, एक x वाला टर्म है और एक फ्री कांस्टेंट टर्म, ताकि हम अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आसानी से कंपेयर कर सके। अब कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम a और b की वैल्यू इस तरीके से फाइंड करने वाले हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट 4a। कंपेयर करते वक्त x के साथ 4a है और x के साथ 2 है, तो 4a इज इक्वल टू 2। दिस गिव्स a इज इक्वल टू 1/2 क्लियरली। दूसरे पोजीशन में ये फ्री कांस्टेंट 3a प्लस b, इसके साथ कंपेयर करते हैं हम 3 को, सो 3a प्लस b इज इक्वल टू 3। इस रिलेशन में हम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये 1/2 पुट कर दिया मैंने। तो नेक्स्ट स्टेप में b इज इक्वल टू 3 माइनस 3/2, 3 to the 6 minus 3, 3/2।
सो a इज़ 1/2 एंड b इज़ 3/2। तो ऐसे एक्सप्रेस करने से फिर ये जो लाइन मिला इसमें हमें a और b की वैल्यू मिल चुका है। a और b की वैल्यू आने के बाद रिलेशन 1 में हमें a और b के नॉन वैल्यूज़ डाल देना है इस तरीके से। तो रिलेशन 1 गिव्स 2x + 3 इज इक्वल टू a मीन्स 1/2 इंटू 4x + 3 प्लस b मीन्स 3/2। अब ये क्या है देखिए, ये जो है न्यूमरेटर के लिए सब्स्टिट्यूट है। ये जो ओल्ड न्यूमरेटर है प्रॉब्लम के अंदर 2x + 3, उसके लिए हमने ये निकाल के लाए हैं। तो अब वो हटा के ये डालना है तो ही इंटीग्रेशन इजीली से सॉल्व हो सकता है। तो इजीली इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ये मेथड है। उस न्यूमरेटर से कंफर्टेबली हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो चलिए आगे करते हैं। इंटीग्रल में ओल्ड न्यूमरेटर को हटा के ये लिखते हैं। तो राउंडेड पार्ट की जगह पर हम लिखेंगे 1/2 4x + 3 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 3x - 1। किसी स्टूडेंट्स को ये डाउट रह सकता है कि इतना छोटा सा और सिंपल दिखने वाले ये फैक्टर को हटा के इतना बड़ा क्यों लाया गया है। उसका आंसर यही है कि उसके बदले में ये लाने से आगे आपको पता चलेगा कि इंटीग्रेशन सॉल्व हो सकता है इजीली। वो रहने से हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते थे, ये रीज़न है। आगे ये दो फैक्टर तैयार होने से हम दो इंटीग्रल में स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करते वक्त 1/2 बाहर करते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल विल बी 4x + 3 डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 3x - 1 dx and the second integral is 3/2 out integral of 1/2x² plus 3x - 1 dx। ऐसे दो इंटीग्रल में स्प्लिट करना है। अब आगे फर्स्ट इंटीग्रेशन को ध्यान से देखिए। इसमें जो d है इसका डिफरेंशिएशन ओरली करके देखिए। वो आता है 4x + 3, इसका डेरिवेटिव 4x, इसका डेरिवेटिव 3, इसका डेरिवेटिव 0। तो 4x + 3 तो ऊपर अवेलेबल है। तो ये जो मेथड है, इस मेथड में हमेशा ऐसा होने वाला है कि दो में से एक इंटीग्रल ऐसा हमेशा बनेगा जिसमें डिनोमिनेटर की जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में अवेलेबल रहेगा। क्या फ़ायदा है इससे? इससे ये पार्ट एक कोरोलरी में आ जाता है, वो है नीचे f(x) और ऊपर f'(x). याद कीजिए वो कोरोलरी इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) डिवाइडेड बाय f(x) dx इज log ऑफ mod ऑफ f(x + c)। तो इसमें डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, ये फ़ायदा है। मतलब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका आंसर डायरेक्टली लिख पाएंगे। ये पार्ट के लिए लेकिन आपको वो वाला जो परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड वो करना है। तो आधा पार्ट जल्दी सॉल्व हो गया, आधा पार्ट सॉल्व होना बाकी है। इसीलिए इसको हम डील करने के लिए क्या करते हैं, हम 1/2 इंटू I1 और इसको 3/2 इंटू I2 इस तरीके से मेंशन करके छोड़ देते हैं। दिस इज नंबर 2। फिर I1 को अलग सॉल्व करते हैं, I2 को अलग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे का काम ये है, पहले हम I1 को सॉल्व करेंगे। I1 से शुरुआत करके फिर से एक बार मैंने लिखा है कि ये हमारा f(x) है और ये f'(x) है। अकॉर्डिंग टू आवर कोरोलरी आंसर इज log ऑफ mod ऑफ 2x² प्लस 3x - 1 प्लस c1। I1 का काम हो चुका है। अब हम I2 शुरुआत करते हैं और I2 को उस तरीके से सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन I2 कंपेरेटिवली बड़ा है, लेकिन आप इसको पहले देख चुके हैं। इसको डील करने के लिए x² के साथ वाला कांस्टेंट को हम बाहर करते हैं, हर एक टर्म से ये कॉमन लेते हैं इस तरीके से। उसके आगे ये दो टर्म को यूज़ करके हम थर्ड टर्म डिसाइड करते हैं ताकि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो थर्ड टर्म के लिए b/2 द होल स्क्वायर, b 3/2 है क्योंकि दैट मीन्स 3/4 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 9/16। तो इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 9/16 की ज़रूरत है। आई हैव टेकन 9/16, ऑलरेडी -1/2 है, उसके साथ मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया -9/16, तो बैलेंस हो गया। अब ये तीनों टर्म मिलाकर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे और आगे इस फॉर्म में हम इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं। x + 3/4 का ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये दोनों का कैलकुलेशन मैंने यहाँ लिखा है, -1/2 -9/16।
ये d को सेम बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 8/16 दोनों नेगेटिव में है, तो -8 -9 -17/16, तो यहाँ लिखा -17/16। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे इसको भी स्क्वायर में यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बना के लिखना है। इस टर्म को परफेक्ट स्क्वायर लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इंटीग्रल इस फॉर्म में आ चुका है, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसका आंसर 1/2a log of mod of x minus a डिवाइडेड बाय x plus a। उसके हिसाब से हमने इसको लिखा है 1/2a log of mod of x minus a डिवाइडेड बाय x plus a plus c2। फिर आगे कुछ ऑब्वियस सिंप्लीफिकेशंस, 2 और 4 कैंसिल होके √17/2 बनता है, वो 2 ऊपर जाएगा तो 2/√17 log ऑफ, यहाँ पर मैंने एक साथ एलसीएम कर दिया है, तो 4x + 3 - √17 होल थिंग डिवाइडेड बाय 4 आएगा। सिमिलरली हियर ऑल्सो 4x + 3 + √17 होल थिंग बाय 4, वो डिवाइडेड बाय 4 एंड 4 गेट कैंसल्ड, तो ये है हमारा I2 विद C2 कांस्टेंट, क्योंकि हमने I1 के लिए C1 लिया था। अब ये I1 और I2 के जो आंसर्स है वो हम ये रिलेशन 2 में डाल देंगे, तो कंप्लीट आंसर मिल जाएगा हम लोगों को। तो नेक्स्ट स्टेप में हम I में I1 और I2 डाल देते हैं। पुटिंग I1 एंड I2 इनटू वी गेट, तो I में 1/2 इंटू I1 था, वो मैंने I1 डाल दिया, प्लस 3/2 इंटू I2, तो मैंने 3/2 इंटू I2 डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ऑब्वियस सिंप्लीफिकेशन, ये 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बन जाएगा 3/√17। और नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है ये C1 और C2 को मर्ज करके एक सिंगल C लिख देना, सो दैट इज़ द फाइनल आंसर, और कुछ नहीं। तो शुरू में देखने में ये लेंदी दिखता है, लेंदी है, पर एग्ज़ाम में पूछेंगे तो भी 4 मार्क्स के लिए, या किसी बड़े एग्ज़ाम में भी एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल करके ये आ सकता है। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इंटीग्रल ऑफ 7x + 3 डिवाइडेड बाय √3 + 2x - x²। स्क्वायर रूट छोड़ दिया, तो पिछले क्वेश्चन में और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, शुरुआती मेथड सब कुछ सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी डी एक्स ऑफ ये पोलिनोमियल प्लस b, और उसके आगे कंपेयर करके ए बी फाइंड कर लेते हैं। एक्सप्रेसिंग न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी डी एक्स ऑफ पोलिनोमियल प्लस b, फिर मैंने ये डेरिवेटिव निकाल लिया है 2 - 2x, 3 की डेरिवेटिव 0, 2 की 2, x² की -2x। उसके आगे x के टर्म्स को अलग रखा है और कांस्टेंट टर्म्स को अलग रखा है, सो दैट हम कंपेयर कर सके। नेक्स्ट स्टेप में कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ बोथ साइड्स वी गेट। सबसे पहले -2a = 7, दैट मीन्स a = -7/2, बहुत ही आसान। अगले स्टेप में 2a + b = 3, 2a + b = 3 में a की वैल्यू डाल दिया -7/2, 2 कैंसिल, -7 + b = 3, तो क्लियरली b की वैल्यू है 10। a और b फाइंड होने के बाद अब हम क्या करेंगे, रिलेशन 1 में ये नोन वैल्यूज a और b डाल देंगे। पुटिंग द नोन वैल्यूज ऑफ a एंड b इन रिलेशन 1 वी गेट 7x + 3 = दिस इज a इंटू 2 - 2x, ये स्टेप में डाल रहे हैं हम लोग, प्लस b इज 10। तो हमने 7x + 3 जो कि ओल्ड न्यूमरेटर है उसके लिए ये नया न्यूमरेटर ढूंढ के निकाले, इसलिए इंटीग्रेशन में, ओरिजिनल इंटीग्रेशन में 7x + 3 की जगह पर ये नया न्यूमरेटर डाल दिया, तो ये रहा आपका इंटीग्रल। ये होने के बाद फिर ये 2 टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई ये डिनोमिनेटर प्लस सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई ये डिनोमिनेटर, ऐसे 2 इंटीग्रल में हम एक्सप्रेस करने वाले हैं। स्प्लिट हम इस तरीके से करने वाले हैं, ये -7/2 ये फर्स्ट टर्म बाय डिनोमिनेटर प्लस ये 10 आउटसाइड और ये दूसरा, इस पर सिर्फ यहाँ रूट लगेगा यानी कि d एज इट इज़। फिर से आप देख सकते हैं कि ये I में 2 अलग अलग टाइप के इंटीग्रल है, तो कन्वीनियंटली एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ये I = -7/2 इसको I1 करते हैं पिछले एग्जाम्पल की तरह, प्लस ये 10 × I2 करते हैं, और इस रिलेशन को नंबर 2 मेंशन करेंगे। अब हम बारी बारी से I1 और I2 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले I1 से हमने शुरुआत किया है, ये I1 है, पर लकीली आप देखिए ये जो है रूट के अंदर 3 + 2x - x², इसका डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल है 2 - 2x, मतलब ये जो है ये इस फॉर्म में आ जाता है, ऊपर f' है और नीचे √f(x).
क्लियरली। तो हर बार ये फॉर्म में एक्सप्रेस करने से पहला पार्ट कोई ना कोई कोरोलरी में आ जाता है। इसमें भी आ गया, जिस कारण से आंसर है 2√fx। ये कोरोलरी आपको याद होगा। अकॉर्डिंगली डायरेक्टली इसका आंसर आ जाता है I1 इक्वल टू √fx मीन्स 3 + 2x - x², और पहला इंटीग्रल लेकर के मैंने लिखा है C1। तो I1 बहुत ही आसानी से आ जाता है, I2 के लिए थोड़ा समय लगता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं I2 से। इंटीग्रल I2 ये है 1/√3 + 2x - x²। जब मैंने बोला था कि स्क्वायर टर्म खुद नेगेटिव हो तो ये वेरिएबल के दोनों टर्म्स में से हमें माइनस साइन बाहर लेना चाहिए। पहला कांस्टेंट टर्म वैसे का वैसे रहेगा। फिर ये दोनों टर्म में से हमें थर्ड टर्म डिसाइड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाते वक्त थर्ड टर्म इज इक्वल टू b/2 होल स्क्वायर, b - 2/2 होल स्क्वायर मतलब 1 की ज़रूरत है। तो मैंने ब्रैकेट के अंदर +1 दिया है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, पर इनफैक्ट माइनस साइन कॉमन होने से मैंने एज इट -1 एक्स्ट्रा लिया है। तो ये -1 को बैलेंस करने के लिए मुझे +1 देना पड़ा। फिर आगे देखिए 3 + 1 बन गया 4, और ये तीनों टर्म मिलकर परफेक्ट स्क्वायर बनता है x - 1 द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 4 को 2 स्क्वायर लिखा और ये एज इट इज़। तो फिर ये इंटीग्रल कौन से रूप में आ गया? ये बन गया 1/√a² - x² dx, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसका आंसर सिंपली साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x - 1/2 प्लस C2 एज द आंसर ऑफ I2। तो I1 मिल गया, I2 मिल गया। अब ये दोनों हम ये रिलेशन में यानी कि 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुटिंग I1 and I2 in the relation 2 we get ये I is equal to -7/2 into I1 plus 10 into I2 plus C2। आगे के स्टेप में 2 और 2 कैंसिल होकर -7 और ये 10 साइन इनवर्स x - 1/2, C1 और C2 मिलकर C। ये है फाइनल आंसर। और ये दूसरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया इसके ऊपर। अब आगे कुछ मॉडिफाइड क्वेश्चन है, पर वो मॉडिफाइड क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट करने के बाद, मॉडिफाई करने के बाद फिर से ये दो में से किसी ना किसी एक रूप में ही आ जाता है। तो मैं पूरा सोल्यूशन न देते हुए मॉडिफाई करके ऐसे दिखने वाले एग्जाम्पल के स्वरूप में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसके लिए मैं आपके लिए असाइनमेंट्स करके बता दूंगा। मतलब सफिशिएंट स्टेप्स तक हिंट देकर आपके लिए असाइनमेंट्स रखूंगा। तो चलिए देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस। तो बाकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में पहला वाला इंटीग्रल ऑफ x - 7 रूट के अंदर डिवाइड बाय x - 9। जब रूट के अंदर ऐसे टर्म दिखे तो हमेशा एक ही मेथड है कि ये न्यूमरेटर के टर्म को रूट से फ्री करना, और उस कारण से हम क्या करते हैं, मेथड क्या है, ये रूट x - 7 से ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था उसके मुताबिक पहले तो मैंने रूट को स्प्लिट कर दिया और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ये टर्म से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसका रिजल्ट ये होगा कि सेम टर्म से मल्टीप्लाई करने से ये रूट से फ्री हो जाएंगे। तो ये रूट से फ्री हो गया, लेकिन नीचे दोनों रूट में है, उसको हम ऐसे लिखते हैं। फिर ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म आएगा। अब आप देखिए ये जो क्वेश्चन बन गया ये तो पिछला क्वेश्चन जैसा ही है। अब इसके आगे आपको वैसे करना है। कैसे कि एक्सप्रेस न्यूमरेटर यानी कि x - 7 इक्वल टू a इंटू डी डी एक्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल प्लस b। इस तरीके से आगे आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये आगे के लिए आगे सारे स्टेप्स आपके लिए असाइनमेंट है। ऐसे ही मॉडिफाइड दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ 9 - x डिवाइड बाय x। इसमें भी ऊपर और नीचे रूट है, उसको मैंने स्प्लिट किया और आगे सॉल्व करने के लिए पिछले क्वेश्चन की तरह न्यूमरेटर के टर्म से n and d को मल्टीप्लाई कर दिया, जिसका रिजल्ट ये होगा कि ये न्यूमरेटर रूट से फ्री हो जाएंगे। तो ये ऐसा मिलेगा, लेकिन नीचे दोनों टर्म्स स्क्वायर रूट में है, उसको हम ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मिलेगा। अब ये प्रॉब्लम फिर से सेकंड प्रॉब्लम की तरह आ गया है। उसको सॉल्व करने का तरीका 9 - x इक्वल टू a इंटू डी डी एक्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल प्लस b। ऐसे करके e b फाइंड कीजिए और सेकंड क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते रहेंगे। ये क्वेश्चन भी समझ लिया आपने। अब आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक स्पेशल क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ e⁻³ माइनस e⁻² डिवाइडेड बाय e⁻x+1 रूट के अंदर। सबसे पहले हम e⁻³ को स्प्लिट करते हैं बाय लॉज ऑफ इंडाइसेस।
कैसे, e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर x, ये टर्म को एज इट इज़, बाकी सारे टर्म्स एज इट इज़। अगले स्टेप में ये दोनों में से e टू द पावर 2x कॉमन किया मैंने, रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज़। अगले स्टेप में e टू द पावर 2x को फिर से एक बार बाय लॉज ऑफ इंडाइसेस e टू द पावर x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में ये परफेक्ट स्क्वायर होने से ये टर्म बाहर आएगा रूट के इस तरीके से, और ये दो टर्म यहाँ बची हुई है। अब इसको डील करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट e टू द पावर x इज इक्वल टू t एंड देयरफॉर e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये पुट करने से नया इंटीग्रल कुछ ऐसा मिलेगा, इंटीग्रल रूट ऑफ e टू द पावर x तो t है, तो t माइनस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1, और e टू द पावर x dx मिलकर सिर्फ लिखना है dt। इसको डील करने के लिए सबसे पहले ये सेपरेट करते हैं, उसके आगे इसको रूट से फ्री करना है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा सेम टर्म से इस तरीके से। तो नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर रूट से फ्री हो जाता है, तो यू विल गेट t माइनस 1, डिनोमिनेटर में t प्लस 1 इंटू t माइनस 1 और ये dt। नेक्स्ट स्टेप में ये t माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस विल गिव t स्क्वायर माइनस 1 dt। अब ये जो टाइप है ये फिर से एक बार प्रॉब्लम नंबर 2 की तरह है। इसको आगे सॉल्व करने के लिए t माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 करना है प्लस b। ऐसा करके आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं टाइप ई को मैं यहीं पर डिक्लेयर करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 और उसके पहले के एक्सप्लेनेशन को ठीक से समझ लीजिए। 1 और 2 को मेरे तरफ से जो मैंने समझा है उसको समझने के बाद उसको लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, और वो दोनों को खुद प्रैक्टिस करने के बाद फिर नए जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो और किसी भी बुक से सिमिलर दिखने वाले प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा। ये टाइप को आप स्किप मत कीजिएगा, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इतने बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन प्रिपेयर करने से पिछले बहुत सारे टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाते हैं। तो बड़े क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, उल्टा खुश होना है कि मैं एक क्वेश्चन फिनिश किया तो पहले के बहुत सारे टाइप ऑटोमेटिकली रिवाइज हो गया। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप प्रिपेयर करते रहिए और सक्सेसफुल होते जाइए। थैंक यू वेरी मच।